कहते हैं कुछ कॉल्स जिंदगी बदल देती हैं, लेकिन एक कॉल ऐसी भी होती है जो जिंदगी ही खत्म कर देती है। और जब वो कॉल रोज रात को एक ही वक्त पर आए तो समझ जाओ अब वक्त नहीं बचा, बस इंतजार बाकी है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। लाहौर की अंधेरी और खामोश रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। शहर की हर गली, हर कूचा सुनसान और बेजान नजर आ रहा था। लेकिन एक अपार्टमेंट की बालकोनी में खड़ा एक नौजवान फराज आसमान को यूं घो रहा था जैसे उसके सीने में छुपी कोई बात रात के सन्नाटे से कहने वाला हो। उसके हाथ में मोबाइल था जिसकी स्क्रीन पर एक कॉल आने वाली थी, अननोन नंबर। और ये कोई आम कॉल नहीं थी, ये कॉल रोज रात को ठीक 12 बजे आती थी। और वो कॉल फराज की नींदें, सुकून और होश उड़ा चुकी थी। ये सब 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। पहली बार जब ये कॉल आई तो फराज ने समझा शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ खामोशी थी, लेकिन खामोशी में एक आवाज छुपी हुई थी, सांसों की आवाज, गहरी, तेज और इतनी सर्द कि जैसे वो आवाज किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। और फिर एक जुमला जो फराज के कानों से होता हुआ सीधा उसके दिल में उतरा, मरने से पहले आखिरी आवाज तुम्हारी अपनी होती है। फराज ने झट से फोन बंद कर दिया और कई घंटे तक मोबाइल को बंद रखा। लेकिन उस रात उसकी नींद उड़ चुकी थी। आंखें बंद करता तो वही आवाज कानों में गूंजती। अगले दिन ऑफिस में वो जैसे बेजान हो चुका था। बात करते हुए वो चौंक जाता, हंसी किसी की सुनता तो उसे उस आवाज की बाज़गश्त सुनाई देती, जैसे उस जुमले ने उसकी जिंदगी का हर लम्हा कैद कर लिया हो। अगले दिन रात को फिर कॉल आई, वही नंबर, वही वक्त, और इस बार आवाज पहले से ज्यादा गहरी थी। मैं देख रहा हूं तुम्हें, तुम भाग नहीं सकते। फराज ने फौरन मोबाइल बंद किया। सुबह होते ही मोबाइल कंपनी से राब्ता किया, ट्रेस करने की कोशिश की, नंबर ब्लॉक किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कंपनी का कहना था कि ऐसा कोई नंबर उनके सिस्टम में मौजूद ही नहीं। फराज के चेहरे पर अब दहशत साफ झलकने लगी थी। उसने अपने करीबी दोस्त हारून से बात की, मगर वो हंसा, यार ये सब तुम्हारी थकन है, दिमागी कमजोरी, थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। फराज हंसा नहीं, उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो किसी ऐसे वक्त में जी रहा हो जो बाकी दुनिया से अलग हो। चंद दिन बाद कॉल्स का सिलसिला बढ़ गया। रोज 12 बजे एक नई लाइन, एक नया खौफ, तुम्हारी सांसें गिन रहा हूं, वक्त खत्म होने वाला है। फराज ने नींद की गोलियां लेनी शुरू की, लेकिन अब ख्वाब भी इसी कॉल से भरे थे। ख्वाब में वो खुद को ताबूत में लेटा देखता, जहां एक साया उसके चेहरे के करीब आकर मोबाइल पर वही जुमला दोहराता। हर सुबह वो पसीने में शराबूर होता, सांसें फूली हुई, और मोबाइल पर वही जुमला दोहराता। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल, अननोन नंबर। एक दिन उसकी मां ने उसे रोक कर कहा, फराज तुम ठीक नहीं लग रहे। ये आंखों के नीचे साए, ये खामोशी, क्या चल रहा है? फराज ने नजरें चुरा ली। अम्मी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दबाव है काम का। मां ने उसका हाथ थाम लिया, कल मेरे साथ दरगाह चलना, दिल को सुकून मिलेगा। फराज ने इनकार नहीं किया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा था। वो जानता था जो भी उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ दुनियावी नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो किसी दुआओं से नहीं टलेगा। दरगाह जाते हुए जब गाड़ी ने एक सुनसान सड़क से मोड़ काटा, फराज के चेहरे का रंग उड़ गया। यही वो सड़क थी। 2 साल पहले वो और उसके 3 दोस्त हारून, फहद और कामरान नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे जब एक आदमी अचानक सामने आ गया और वो टकरा गया। वो मौके पर ही मर गया था।
फराज के जहन में वो मंजर पलटने लगा। वो आदमी जो अचानक सड़क पर आया था, उसकी आंखें खुली थीं जैसे अभी तक जिंदा हों, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो चारों दोस्त खौफ और जुर्म के एहसास में अंधे हो चुके थे। उन्होंने लाश को सड़क के किनारे फेंका और फरार हो गए, और उसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा। दरगाह के सहन में बैठे हुए फराज का दिल अजीब तरह धड़क रहा था। उसकी माँ दुआ मांग रही थी, मगर वो खुद को जैसे किसी और दुनिया में महसूस कर रहा था। अचानक उसके फोन की वाइब्रेशन हुई। अननोन नंबर। वक्त 12 बजने में अभी 3 घंटे बाकी थे, मगर ये पहली बार था कि कॉल वक्त से पहले आ गई थी। उसके हाथ कांपने लगे। फोन कान से लगाते ही जो आवाज आई वो इस बार मर्दाना नहीं थी, बल्कि एक औरत की चीख जैसी आवाज, जैसे कोई दहकता हुआ राख का ढेर हो। और फिर वही जुमला, जिसे तुमने मारा वो लौट आया है, लेकिन अकेला नहीं। फराज ने फोन जमीन पर फेंक दिया। सहन में सब लोग चौंक गए। उसकी मां ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ फराज? वो कुछ ना बोला, बस जमीन पर गिरे मोबाइल को यूं देख रहा था जैसे वो कोई जिनसी वजूद हो, जैसे उसमें से किसी की आंखें उसे घूर रही हों। दरगाह के सहन में बैठे हुए फराज का दिल अजीब तरह धड़क रहा था। उसकी मां दुआ मांग रही थी, मगर वो खुद को जैसे किसी और दुनिया में महसूस कर रहा था। अचानक उसके फोन की वाइब्रेशन हुई। अननोन नंबर। वक्त 12 बजने में अभी 3 घंटे बाकी थे, मगर ये पहली बार था कि कॉल वक्त से पहले आ गई थी। उसके हाथ कांपने लगे। फोन कान से लगाते ही जो आवाज आई वो उस बार मर्दाना नहीं थी, बल्कि एक औरत की चीख जैसी आवाज, जैसे कोई दहकता हुआ राख का ढेर हो। और फिर वही जुमला, जिसे तुमने मारा वो लौट आया है, लेकिन अकेला नहीं। फराज ने फोन जमीन पर फेंक दिया। सहन में सब लोग चौंक गए। उसकी मां ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ फराज? वो कुछ ना बोला, बस जमीन पर गिरे मोबाइल को यूं देख रहा था जैसे वो कोई जिनसी वजूद हो, जैसे उसमें से किसी की आंखें उसे घूर रही हो। इसी रात वो दोबारा उस सड़क पर गया जहां वो हादसा हुआ था। अब वहां एक छोटा सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, नामालूम मकतूल जिसकी मौत का कोई गवाह नहीं। फराज ने वहां बैठकर सिगरेट सुलगाई। सर्द हवा में वो खुद को हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक एक साया, बिल्कुल करीब एक मर्द, जो सामने आकर रुक गया। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आंखें जो सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। मर जाना आसान है फराज, लेकिन मार देना उसकी कीमत बहुत भारी होती है। ये कहकर वो साया धुंध में गायब हो गया और मोबाइल की घंटी फिर बजी। 3 दिन बाकी हैं, अपने गुनाह को याद रखो। अब फराज को नींद आना छोड़ गई। हारून, जिसे वो बार बार समझाता रहा, अब उससे बात करने से कतराने लगा था। फहद ने शहर ही छोड़ दिया था और कामरान किसी नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल था। वो हर वक्त ये कहता रहता था, वो आदमी वापस आ गया है, वो हमें ढूंढ रहा है। फराज ने सोचा, क्या वाकई ये कोई रूह है, बदरूह, या फिर ज़मीर की चीखें? उसने लाहौर के एक मशहूर पीर से राब्ता किया। पीर ने सिर्फ एक बात कही, कुछ जख्म कब्र में भी सांस लेते हैं और जब इंसाफ ना हो तो वो जख्म लौट आते हैं। पीर ने फराज को एक तावीज़ दिया और कहा, इसे उस जगह दफन करना जहां वो मरा था और माफी मांगना, वरना तुम्हारी आखिरी सांस तुम्हारे कानों में गूंजेगी। फराज ने तावीज़ लिया, मगर दिल में शक था, क्या वाकई इस सब का कोई रूहानी हल है या ये सब इसके दिमाग का खेल है? लेकिन दिल के किसी कोने में खौफ ने कब्जा कर लिया था। इसी रात 12 बजे कॉल आई, कल रात तुम्हारी आखिरी रात है, तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो तुमने छुपाया। फोन बंद होते ही फराज को झटका लगा। मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी, खुद ब खुद। वही सड़क, वही रात, वही कार और वो मंजर, जैसे किसी ने पूरा हादसा रिकॉर्ड कर लिया हो। लेकिन कैमरा कहाँ था, कौन था वहां, और ये वीडियो उसके मोबाइल में कैसे आई? वीडियो में एक आखिरी लम्हा था जब फराज की आंखें उसकी अपनी तरफ देखती हैं और एक आवाज कहती है, ये तुम्हारा आखिरी लम्हा है, इसे याद रखना। वीडियो बंद होते ही फराज का जिस्म सुन्न हो गया। पसीने से भीगा हुआ उसका चेहरा मोबाइल की रोशनी में बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा था। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला।
कुछ लम्हों के लिए वो यकीन ही नहीं कर सका कि ये सब हकीकत है या वो किसी खौफनाक ख्वाब में कैद हो चुका है। उसने फौरन हारून को कॉल की, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। अगली सुबह हारून का मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा था। फराज के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उसने फहद से राब्ता किया, जो शहर छोड़ चुका था, मगर उस नंबर पर एक नई आवाज आई, ये नंबर अब इस्तेमाल में नहीं। फराज समझ गया कि अब वो तन्हा रह गया है। तीनों दोस्त या तो गायब या मजनू, या फिर उस रात वो दोबारा उस सड़क पर गया, तावीज हाथ में, दिल में नदामत और जहन में एक ही सवाल, क्या मुआफी वाकई उसे बचा सकती है? सड़क पर पहुंचकर वो वही पत्थर के करीब बैठ गया। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। उसने जमीन खोदनी शुरू की। एक पुराना जंग आलूद खंजर भी उसके पास था, जो उन्होंने लाश को छुपाने के वक्त फेंका था। वो भी निकाल लिया, जैसे कफ्फारे के लिए। जमीन में तावीज दफन करते हुए उसने आंखें बंद की। मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया, उसकी जान ली, माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। हवा एकदम बंद हो गई। एक गंभीर भारी आवाज हवा में गूंजी। माफी उस वक्त मांगी जाती है जब रूह जिंदा हो। तुमने उसे सिर्फ मारा नहीं, उसके इंसाफ को दफनाया है, और अब तुम्हारा इंसाफ होगा। अचानक जमीन से एक ठंडी सफेद हड्डी नुमा उंगली निकली, जो फराज के पांव को छूने लगी। फराज ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मगर जैसे जमीन उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाने की कोशिश की, मगर स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा आया, लास्ट कॉल। इसी लम्हे उसकी आंखों के सामने एक मंजर उभरा, उस शख्स का चेहरा जो सड़क पर मर गया था। मगर अब वो चेहरा सादा नहीं था, वो जला हुआ था। चेहरा नहीं, एक जलता हुआ ढांचा था, जिसकी आंखें उसकी आंखों से जुड़ी हुई थी, और वो कह रहा था, मरना आसान है, मगर मरे हुए को भूल जाना वो सबसे बड़ा जुर्म होता है। फराज बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो एक अजनबी कमरे में था। कमरा नीम तारीक, दीवारों पर सियाह धब्बे और फर्श पर खून की लकीरें। एक मेज पर उसका मोबाइल रखा था। स्क्रीन पर एक नई वीडियो चल रही थी। इस बार वो खुद को देख रहा था, वो जो उस वक्त इसी कमरे में मौजूद था। वीडियो में वो दीवार पर कुछ लिख रहा था, आई कन्फेस। फिर अचानक वीडियो में वो खुद अपने सर में खंजर गोंप लेता है। फराज चीख कर पीछे हटता है, मगर तभी कमरे की दीवार से एक साया निकलता है, वही मर्दाना शबी जो हर बार फोन पर बात करती थी। अब वो फराज के सामने खड़ी थी। असल में तुमने मुझे वक्त पर बचाया होता तो आज तुम जिंदा होते। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, सच सबको बता दो या अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। कमरे की दीवार पर अचानक खून से एक घड़ी बनती है, जो रात के 12 बजने का इशारा देती है, और ठीक 12 बजे फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी बज रही थी, वही अननोन नंबर, लेकिन इस बार फराज के चेहरे पर वो दहशत नहीं थी, बल्कि एक गहरी खामोशी, जैसे वो जान चुका हो कि अब कुछ भी नहीं बचा। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ एक संजीदा, सर्द और गंभीर आवाज थी, सच के सामने झुकने वाले कभी मुकम्मल नहीं मरते। तुम्हारी नजात अब तुम्हारे इकरार में है। कॉल कट गई।